नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जम्मू कश्मीर में अशांति और बंद के माहौल के बीच नई चुनौती उभरी है कि आखिर बच्चों की शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर कैसे की जाएं। फिलहाल खबर यह है कि पिछले 3 महीने के दौरान 17 स्कूल आग के हवाले कर दिए गए हैं, जिनमें 5 स्कूल पिछले 5 दिन में जलाए गए हैं। राज्य का शायद ही कोई ऐसा जिला बचा है जहाँ कोई न कोई स्कूल न जलाया गया हो। इनमें से कुछ स्कूल पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं तो कुछ को आंशिक रूप से क्षति पहुंची है। इस बीच राज्य में बोर्ड के इम्तिहान भी नज़दीक हैं और छात्र नहीं चाहते कि ऐसे समय पर परीक्षा हो, जबकि पिछले कई महीनों से स्कूल बंद पड़े हैं और आधी से ज़्यादा जो सिलेबस है वो पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन आखिर क्या वजह है इन स्कूलों के जलाए जाने की? कौन है जो नहीं चाहता कि घाटी में बच्चे पढ़ें और आगे सरकार को क्या करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है गोपाल कृष्ण अग्रवाल। इसके अलावा मेरे साथ MM अंसारी साहब मौजूद हैं, केंद्र के पूर्व वार्ताकार रह चुके हैं जम्मू कश्मीर पर। कमल मित्र चिनॉय मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं JNU में। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश भी मेरे साथ मौजूद हैं, कश्मीर पर लिखते रहे हैं, अभी हाल ही में उनकी किताब आई है कश्मीर पर। और साथ ही मेरे साथ PDP के नेता शान मोहम्मद तांत्रे भी फ़ोन लाइन पर जल्द ही जुड़ जाएंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले उर्मिलेश जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि क्या वाकई इसे एक मिस्ट्री की तरह देखा जाए? क्या एक पहेली है वाकई ये कि लगातार स्कूल जल रहे हैं पिछले इतने हफ्तों से और किसी को नहीं मालूम कि कौन जला रहा है? नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में स्कूलों पर हमले की ये पहली घटना नहीं है या ये पहला सिलसिला नहीं है। 90, 91, 92, 93, 94, 95 के दौरान भी, उस दौर में भी जो मिलिटेंसी का सबसे सघन और पहला दौर माना जाता है, उस दरमियान भी स्कूल काफ़ी अटैक हुए थे स्कूलों पर। यहाँ तक कि श्रीनगर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल जो थे उन पर भी हमले हुए थे, जलाए गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही दुखद घटना है। तो क्या तब भी पता नहीं लग पाया था कि कौन जला रहे थे स्कूल? नहीं, सबको पता था और इस बार भी सबको पता चल रहा होगा अंदर से। पता नहीं उसको रिपोर्ट किया जा रहा है कि नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग नहीं जानते कि स्कूलों पर हमले कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सबको मालूम है। लेकिन मैं आपको अरफा ये बता रहा हूँ कि स्कूलों पर हमले चाहे जो लोग कर रहे हों, उसको चाहे बताया जा रहा हो या नहीं बताया जा रहा हो, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि विद्यालयों पर, स्कूलों पर जो शिक्षा के केंद्र हैं, उन पर, ज्ञान के केंद्रों पर हमला किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में जितने बर्बर, जितने आक्रमणकारी लोग थे, उन्होंने स्कूलों पर हमले किए थे, शिक्षण संस्थानों पर हमले किए थे, और ये गलत है। और आपको बताऊं कि 90-95 के दौर में जो अलगाववादी लोग थे, उन्होंने भी कहा कि जो मिलिटेंट्स स्कूलों पर हमला कर रहे हैं वो गैर इस्लामिक ही नहीं है, गैर मानवीय है, अमानवीय है, और उस पर उसकी निंदा की थी। मुझे लगता है कि इस समय सेपरेटिस्ट को स्कूलों पर हमले की निंदा करनी चाहिए, उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। दूसरी बात कि स्कूलों पर हमले की एक बात ये थी उन दिनों कि बहुत सारे स्कूलों पर मिलिटेंट्स, जो गिरफ्तार किए जाते थे लोग, उनको वहां रख दिया जाता था, कैंप बना दिया जाता था। और दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने बच्चों को, अध्यापकों को हटाकर वैली में और स्वयं ऑक्युपाई कर लेती थी स्कूल। तो अभी भी वो भी कारण था। लेकिन इस दरमियान जो मेरी जानकारी है, अभी भी बताया जा रहा है कम से कम 7 ऐसे प्रोमिनेंट स्कूल हैं जहां सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि जैसे शांति होगी वो वहां से वेकेट कर देंगे। लेकिन अभी भी प्रोमिनेंट कम से कम 7 स्कूल ऐसे हैं। लेकिन लारफा, मेरी जो जानकारी है कि वैली में पहले के मुकाबले स्कूलों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जो ऑक्यूपेंसी है कम है, पहले से कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। जिन कैंप्स में मैं जाता था पहले, वहां पर स्कूलों में होते थे, उनमें कमी आई है। लेकिन हाँ, इस दरमियान मैं नहीं जानता कि कितने स्कूलों में ऑक्यूपेंसी बढ़ी है आर्मी की, वो मैं नहीं जानता, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता। दूसरी एक और बात बहुत जरूरी है कहना कि 6000 बच्चे इस वक्त, वो इंटर कॉलेज के हों या कॉलेजेस के हों, वो इस वक्त हिरासत में हैं वैली में। 6000, ये आंकड़ा जो आया है। अब सवाल यह है कि इन 6000 बच्चों को आप अगर जेल में रखे हो या डिटेंशन सेंटर्स में रखे हो, आपने ऑल ऑफ सडन एग्जामिनेशन घोषित कर दिया, जबकि पढ़ाई नहीं हुई। 3 महीने से जम्मू कश्मीर के सारे स्कूल, कश्मीर वैली के सारे स्कूल बंद, ठप पड़े हैं। तो ये एक आक्रोश का कारण हो सकता है। मुझे लगता है कि बेहतर ये होता कि एडमिनिस्ट्रेशन वहां का, गवर्नमेंट वहां की, इस बारे में
पेरेंट्स से, स्टूडेंट से, टीचर से, सबसे डायलॉग बात करती, करती, जी। जिससे इस समस्या का समाधान ठीक खोजा है। जाता है। फिलहाल तांत्रिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। तांत्रिक जी ये बताइए कि ये जो पहेली है, जिसे उर्मिलेश जी कह रहे हैं फिलहाल कि ये एक ऐसी पहेली है, ये एक ऐसा खुला हुआ राज है जिसे सब जानते हैं, कोई नहीं कह रहा है। जम्मू कश्मीर के सरकार के नुमाइंदे होने के नाते आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि आखिर ये स्कूल कौन जला रहा है, कौन इस राज्य के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? देखिए मैडम, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये तहरीक जो चल रही है ये तो बदकिस्मती ही है कि बिल्कुल गोल लेस है, कोई गोल है नहीं, एजेंडा है नहीं। तो इस वक्त जो माहौल है, जो ये स्कूली इमारतों को जलाया जा रहा है, ये बहुत ही बड़ी बदकिस्मती की बात है। हमें तो ये तो इसका ऐसे सिलसिले, अब कुछ लोग उठे हैं, वो गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया है, अचानक निकलते हैं, तोड़ रहे हैं। तो एक अफरा तफरी का माहौल है। इसमें मैं समझता हूँ ये हर इंसान ये समझेगा बदकिस्मती है कि इल्म से दूर कर दिया जाए बच्चों को। किसी कौम को खत्म करना हो तो उसको तालीम से बेबहरा कर दो। नहीं, कौन कर रहा है? क्या ये मिलिटेंट्स कर रहे हैं? तो जो भी ये लोग कर रहे हैं, ये बड़ी बदकिस्मती। यानी आपको भी नहीं मालूम कि कौन कर रहा है? ये इसका अभी इसका देखा जा रहा है। इसके पीछे अभी तंजीमें लगी हैं, एजेंसियां वो उनको पहचान रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, लेकिन 3.5 महीने गुजर चुके हैं। तांत्रिक जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपको रोकने के लिए। 3.5 महीने गुजर चुके हैं, 17 स्कूल जल चुके हैं, हज़ारों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, पिछले 109 दिन से वो स्कूल नहीं गए हैं, और आप ये कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि आखिर स्कूल कौन जला रहा है, कौन छेड़छाड़ कर रहा है? मैंने कहा ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इसकी पूरी तहकीकात हो रही है। उसके लिए बाज़ाब्ता हमारे जो पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया कुछ लोगों को। उनके बाद उनको पकड़ भी हुई है, उनके कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। उसके लिए पूरी तरह से संजीदा गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ी है। तो ये कौन लोग हैं जो पकड़े गए हैं? ऐसा ना हो। मैंने ये कह रहा हूँ कि ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की ये बदकिस्मती वाली बात है कि कोई एजेंडा नहीं है। हमारी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग हैं जो आज़ादी चाहते हैं, कुछ पाकिस्तान से मिलना, जो उनका कोई एजेंडा है नहीं, कोई तहरीक है नहीं। तो इस वक्त 3 महीने से ऐसा माहौल बनाया हुआ है। बहरहाल गवर्नमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, उन्होंने इस पे पूरी गवर्नमेंट की नजर है, और ऐसे लोगों को पकड़ा भी गया है और पकड़े जान हैं उन पर। नहीं, तांत्रिक जी बताइए कि क्या आपने ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, क्या इसे पब्लिक किया है? आपने आम जनता को बताया है कि किन लोगों को पकड़ा है? क्या आप ये कह रहे हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग हैं जो स्कूल जला रहे हैं? नहीं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग नहीं, जो उसका मैंने नहीं कहा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग जला रहे। मैं ये कह रहा हूँ ये जो हो रहा है पिछले 3 महीने से बदकिस्मती की बात है। जिन लोगों के पास ये तहरीक है, उनके पास कोई एजेंडा प्रोग्राम है नहीं। तो अब जहाँ की कुछ लोग हैं, तो अगर ये पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है, उसकी तहकीकात हो रही है, उसको अभी सामने नहीं लाया गया। छोटा सवाल है कि क्या आपकी सरकार ने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ कोई डायलॉग इन 3 महीनों में एक बार भी किया है? इसकी पूरी कोशिश हो रही है। उसके लिए कहा जा रहा है, मरकज से बात दोबारा गुजारिश की है मुफ्ती साहिबा ने कि इसकी बातचीत शुरू की जा रही है। इसके लिए एफर्ट्स हो रही हैं, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला ऐसा माहौल बनेगा। तांत्रिक जी, मैं चाहती हूँ हमारे साथ फोन लाइन पर रहें, मैं और सवालों के साथ आपकी तरफ आऊंगी। प्रोफेसर चिन्होई, ये बताइए कि ऐसी क्या मजबूरी है, क्या बात है जो कोई नहीं बता पा रहा है कि आखिर ये स्कूल किसने जलाए? वो कह रहे हैं लोग हिरासत में हैं, तब भी नाम नहीं ले पा रहे हैं। ये कैसा खौफ है? देखिए, जैसे उर्मिलेश जी ने भी कहा, ये पहली बार स्कूल नहीं जले, और जिन्होंने पिछले बार जलाया वो इस समय भी होंगे। बुरहान वानी के बाद एक हिजबुल मुजाहिदीन के लिए थोड़ा लहर उठ गया, तो अब स्कूल पे हमले हो रहे हैं। मगर इसके साथ 2 बातें हैं। एक तो कि 9 स्कूल में सिक्योरिटी फोर्सेस का कब्जा क्यों है जब 17 स्कूल जल गए? यहाँ आपको जो स्कूल के बच्चे पिछड़ गए हैं उनको वहाँ लाना चाहिए। दूसरी बात है कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन और सरकार के बीच में बातचीत होनी चाहिए कि इम्तहान को कब तक स्थगित किया जाए, क्यों आखिर में करीब 70-80 दिन के लिए कर्फ्यू था, तो बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाए, तो स्टैगर करना होगा। और मुझे ये भी लगता है अब से, क्योंकि हर बार जब मिलिटेंसी कुछ चढ़ी है या इस बार थोड़ी दबी हुई है, वो स्कूल को जलाते हैं। तो स्कूल के लिए भी पेट्रोल्स होने चाहिए फ़ौज के, उनको रक्षा देने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जब नेता नहीं बोलने को तैयार है कि कौन है, तो इसका मतलब है कि अभी भी कश्मीर में कुछ दहशत है। लोग खुलेआम नहीं कहना चाहते हैं कि ये हिजबुल मुजाहिदीन है, उनको कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आखिर में उनकी क्या सिक्योरिटी है। तो इस स्थिति में यदि ये बहुत गंभीर बात कह रहे हैं आप, ये बात बहुत गंभीर कह रहे हैं कि दरअसल सरकार भी कहीं ना कहीं एक, आप ये कह रहे हैं, कन्फ्रंट करने से बच रही है, कि उसमें भी एक मायूसी की स्थिति है या डर की, खौफ की स्थिति और है। ये भी है कि जनता नाराज है सरकार से, तो जब सरकार से नाराज है वो किसकी तरफ जाएंगे?
तो इसीलिए ये लोग चुप हैं। जी मैं सर साहब आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल इस वक्त मौजूद हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये बताइए, फिलहाल कि बहुत गंभीर सवाल इस कार्यक्रम में उठ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला है, शायद इससे गंभीर और कोई बात नहीं हो सकती थी, कि जो युवा पीढ़ी है उसके भविष्य के साथ खुले तौर पर खिलवाड़ हो रहा है। कोई हमें जवाब देने को तैयार नहीं है। सरकार का जो एक हिस्सा है पीडीपी, वो कम से कम जवाब देने को तैयार नहीं है। आप ही बताइए, केंद्र सरकार भी आप चला रहे हैं, राज्य सरकार भी आप चला रहे हैं, कि आखिर कौन ये स्कूल जला रहा है, और अब आगे आपकी क्या राय है, क्या करने वाले हैं आप? क्या सिर्फ इम्तिहान करेंगे? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इसमें जैसे मुफ्ती महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा भी है कि ये जो विद्यार्थियों को और ये यूथ को जो इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये एक तरीके से उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं, और वहाँ की जो मिलिटेंसी है वो ये जो छोटी उम्र में इन लोगों को करके इन्वॉल्व कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको जब ये पूरा प्लान स्कूल को जला के, वो उनका यही मकसद है कि वो उसको पूरा आक्रोश पैदा कर दें, और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, अल्टीमेटली वहाँ पे एक इलेक्टेड सरकार है, और सरकार के जो रिएक्शंस होते हैं वो, जैसे आपने कहा, प्रश्न क्या कि कौन का है, कौन जला रहा है, इसको एक्सपोज नहीं कर रहा है, ऐसी बात है। जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, सरकार पूरी उसकी जांच नहीं कर लेगी, और स्टैब्लिश नहीं हो जाएगा कि कौन लोग उसमें डायरेक्टली कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है कि नहीं। लेकिन बेसिकली इसमें कोई दो मत नहीं है कि वहाँ के जो मिलिटेंसी को सपोर्ट करते हैं उन सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और उस इन्वॉल्वमेंट के कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से भी उसको शय मिलता है। तो इस सारे के कारण, और हमारे यहाँ जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिवली रेस्ट्रेंड दिखाना पड़ता है, क्योंकि उस तरह से इस तरह रिएक्ट नहीं कर सकते हर चीज़ में जब तक कि लीगल सिस्टम्स के थ्रू प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाती, तब तक हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, उन पे एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन प्रिकॉशनरी ले सकते हैं। गोपाल कृष्ण जी, यहाँ दोनों मेहमान जो बैठे हैं, एग्जाम्पल मैंने पढ़े हैं, देखे हैं, यहाँ दोनों मेहमान जो बैठे हैं उन्होंने दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। मैं चाहती हूँ आप उसका जवाब दें। मैं चाहती हूँ आप उसका जवाब दें। उर्मिलेश जी कह रहे हैं कि करीब 6000 ऐसे बच्चे हैं जो या तो जेल या डिटेंशन सेंटर्स में हैं। जाहिर है वो इम्तिहान नहीं दे सकते। उन्होंने पिछले 3-3.5 महीने से स्कूल नहीं अटेंड किया, पता नहीं वो कब बाहर आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ प्रोफेसर चिनॉय ये कह रहे हैं कि दरअसल 17 स्कूल जब आग के हवाले कर दिए गए हों, तब 9 स्कूलों में अभी भी आर्मी के, सेना के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इसका क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या दलील दे सकते हैं? दोनों की बातों को जवाब दें आप। नहीं, देखिए, लॉजिक जवाब भी दे सकते हैं, लॉजिक भी होगा, लेकिन वो पूरा जस्टिफाइड हो कि नहीं, यह केवल वहाँ की परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो वहाँ की परिस्थिति को वहाँ के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वही डील करेगी, और वही बेसिकली उस लिमिटेड दायरे में क्या कर सकती है उसके अंदर ही कर रहे हैं। अगर ये 6000 बच्चे जो वेरियस, जब उनकी लाइफ को रिस्क होता है और वह इन्वॉल्व होते हैं, चाहे मिसगाइडेड भी हों, तो उनको डिटेंशन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो लाइफ और उसका रिस्क बढ़ जाता है। अल्टीमेटली अगर वो इन एक्टिविटीज़ में, अराजकता की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उनको, जैसे महबूबा साहब ने कहा है कि उनको तो डिटेंशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या करेंगे? नहीं तो वो आर्मी से सीधे, अगर वो पुलिस आर्मी पर्सनल से वो इन्वॉल्व होते हैं और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में वायलेंस में आ जाते हैं, तो फिर जो मेजर लेना पड़ती है वो और ज़्यादा खतरनाक होती है। तो उसको प्रिकॉशनर करने के लिए अल्टीमेटली यह बात वहाँ की जनता को भी समझनी पड़ेगी कि इस सारी एक्टिविटीज से नुकसान किसको हो रहा है। स्कूल जल रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पूरी जनरेशंस को दिक्कत हो रही है। तो वहाँ की जनता धीरे धीरे जब मिलिटेंट्स को और जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोक के, वह पाकिस्तान के सपोर्ट से, और वहाँ के जो अलगाववादी तबका है, उन लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट, उनके फंड्स का कंट्रोल, इन सारी चीजों को भी नहीं, जाहिर है, लेकिन इस सब की जिम्मेदारी भी हम उग्रवादियों पर या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पे नहीं डाल सकते। अग्रवाल साहब, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही है। इसकी जिम्मेदारी उग्रवादी या फिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की नहीं है। ये भी हालात को सामान्य करने की, बच्चों के स्कूल खोलने की, उन्हें स्कूल में वापस भेजने की, स्थितियों को सामान्य करने की, ये सब जिम्मेदारी भी सरकार की है। आपकी तरफ वापस लौटती हूँ मैं। अंसारी साहब, ये बताइए, फिलहाल की ये पूरा सूरत हाल जो नज़र आ रहा है, इसके मद्देनज़र क्या आपको नज़र आता है कि क्या वाकई ऐसे हालात में स्कूल खोल देना ठीक होगा? क्या वाकई जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, ऐसे में जो छात्र हैं उनकी ज़िंदगी को ख़तरे से जो है एक्सपोज कर देना, क्या ये अपने आप में ठीक होगा? क्या होना चाहिए?
मैं दो बातें आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली बात तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि कश्मीर के मुद्दे पे तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जो आपने और आपके जो चैनल ने वहाँ की तालीमी निज़ाम के बारे में और बच्चों के फ्यूचर के बारे में जो बात की है, वो एक बहुत अपने आप में अहम बात है। और मैंने वहाँ के तालीमी निज़ाम को, एजुकेशन सिस्टम को समझने की भी कोशिश की है और उसके ऊपर मैं आपको बाद में आऊँगा। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि दो बातें हैं। एक तो ये कि कश्मीर का जो तालीमी निज़ाम है, एजुकेशन सिस्टम है, और अगर हम स्टेट से कंपेयर करें तो बहुत ही नाकिस सिस्टम है। वहाँ पे अगर देखें लर्निंग अटेनमेंट्स बहुत कम है और कंपेयर टू अदर्स, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो वगैरह भी कम है। और ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है, इनकी फंक्शनिंग तो इतनी बुरी है जिसकी वजह से या तो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं जो पैसा दे सकते हैं, और या नहीं तो वो अगर जो अफोर्ड, चूँकि वो कर्फ्यू या हड़ताल की वजह से स्कूल नहीं चलते तो वो मदरसों में जा कर के पढ़ते हैं। इस वजह से आपने देखा है कि कश्मीर में या तो प्राइवेट स्कूल्स बहुत काफ़ी बड़े हैं या फिर मदरसे बड़े हैं जहाँ पे गरीब गुरबा जाते हैं। अब इन स्कूल में चूँकि बात हम इसलिए कर रहे हैं कि ये इन स्कूलों को जलाया जा रहा है, ये जो अभी मिलिटेंसी का जो दौर हम देख रहे हैं, ये पिछले 2008 से या 10 से या पिछले सालों से कहीं बहुत मुख्तलिफ है। और ये एक लंबी जो अपराइजिंग की तरफ ये जा चुका है, जैसा कि आप बॉर्डर्स भी देख रहे हैं और कश्मीर में देख रहे हैं। और यहाँ पे चूँकि तमाम आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को रखा जाता है और जैसे जैसे हालात वहाँ पे नॉर्मल हो रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाया जा रहा है ताकि ये जला रहे हैं ताकि ये दोबारा फिर यहाँ पे ना आ सके, ताकि ये आगे के चांसेस को वो उसको ब्लड करना चाहते हैं। तो मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि वहाँ के यानी कश्मीर का न तो नौजवान न तो उनके पेरेंट्स वो तालीम की अहमियत को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि वहाँ का जो तालीमी निज़ाम है वो इतना नाकिस हो चुका है कि उससे उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट भी कर लिया और इनको किसी तरह से पास कर दिया तो वो क्या कर पाएंगे, न तो वो कश्मीर में ही। ये अगला मुद्दा मैं यही उठाने वाली थी कि जब 50% से भी कम जो है सिलेबस पूरा हो पाया है तो क्या ऐसे में ये ठीक रहेगा इम्तिहान करना, लेकिन क्या इम्तिहान का टालना भी अपने आप में कोई समाधान है या नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके लिए ये हो सकता है कि जब हालात नॉर्मल हो तो ऐसा अक्सर हुआ है कि 6 महीना या एक साल जो है सेशंस जो है डिले कर दी जाती हैं, लेकिन तालीम के मामले में क्वालिटी जो मयार है उस पे ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और जो हम सब एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो हम लोग तो इसकी अहमियत समझते हैं कि भाई किसी भी हालत में किसी भी सूरत में क्वालिटी को हम डिटेरियोरेट ना होने दें, इसलिए कि अगर क्वालिटी ख़त्म हो गई तो फिर वो हमारे पास। लेकिन साहिब साहब दो बड़े सवाल हमारे सामने अभी 74-76 के दौरान जब जेपी मूवमेंट चल रहा था देश में, लोगों को याद भूल रहा होगा, उस वक्त उत्तर भारत के कई विश्वविद्यालय, ईस्टर्न यूपी और बिहार के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई चूंकि नहीं हो रही थी, इसलिए एग्जामिनेशन नहीं हुए या एग्जामिनेशन अगर हुए तो इतने लेट हुए कि रिजल्ट बहुत बाद में आए थे। तो मैं समझता हूं कि जब हम उत्तर भारत में हिंदी बेल्ट में या सेंट्रल इंडिया में कहीं भी सब कुछ सामान्य सा है, रखते हैं तो जम्मू कश्मीर में पैमाना क्यों अलग हो? तांत्रिक जी फोन लाइन पर अगर आप मौजूद हैं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब छात्र एग्जाम देने को तैयार नहीं है, जब 6000 छात्रों को आपने डिटेन कर रखा है, वो जेल में मौजूद हैं या फिर, और इसके अलावा बाकी की आधी से भी कम पढ़ाई हो पाई है, स्कूल बंद है, 109 दिन हो चुके हैं, ऐसे में कैसे उम्मीद करते हैं आपके मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी ये भी बता लें कि अगर प्राइवेट ट्यूशन से भी बच्चे पढ़ लिए होंगे कुछ, तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर कैसे बच्चा तैयार है इम्तिहान के लिए? क्यों आप जो है वो बाध्य कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के लिए अपियर होने के लिए? नहीं, फोर्स नहीं किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसके लिए मैडम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो कैलेंडर है उस पर काम चलता है। पहले तो उनको सोचना चाहिए था कि ये जो बच्चे हैं इनके मुस्तकबिल की तरफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को सोचना चाहिए था, इनको इस हड़ताल की स्ट्राइक से दूर रखा जाना चाहिए था, ये तो उनका फर्ज बनता था। अब कुदरती बात है, जब उनका कैलेंडर शुरू हुआ है, कैलेंडर जारी होता है तो उसके तहत इखलाकी जिम्मेदारी भी उन्हीं को लेनी चाहिए कि अगर ये कुछ नुकसान हो रहा है तो ये पूरी कौम का नुकसान। जी, लगता है तांत्रिक जी से फिलहाल संपर्क हमारा टूट गया है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये बताइए कि यही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, सरकार का हिस्सा हैं, कि आखिर इम्तिहान करा लेने पे इतना जोर क्यों है? क्यों सरकार ये समझ रही है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि इम्तिहान हम करा लें और सब कुछ सामान्य सा दिखाने की हम कोशिश करें? यहाँ PUCL ने अपनी रिपोर्ट अभी जारी की है कुछ ही घंटे पहले। उन्होंने कहा है कि उनकी एक टीम वहाँ पर पहुँची जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है और बताया है कि कितनी बुरी तरह वहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लोगों में काफ़ी असंतुष्टि है। इस सब माहौल में बच्चों से कैसे उम्मीद करें कि वो
वो पढ़ेंगे और बहुत सामान्य दिखते हुए इम्तिहान पास करेंगे? नहीं, देखिए, अगर आप 6000 बच्चे डिटेन किए गए जो इस वायलेंस में जिन्हों की पार्टिसिपेशन थी और कहीं ना कहीं उन्होंने इस वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया, इसीलिए उनको डिटेन किया गया। और कहीं ना कहीं हम जब ऐसी सिचुएशंस होती है, क्रिटिकल सिचुएशन होती है, तो गवर्नमेंट लेसर ऑफ द टू इविल एक्सेप्ट करती है। अगर वो वायलेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो अगर फोर्स उनको यूज़ करनी पड़ती है, आर्मी को और पुलिस फोर्स को, तो वो ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। तो इसलिए उनको एक प्रिकॉशनरी उसमें डिटेन किया गया। और आप ये देखिए कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जेन्युइनली नॉर्मल सी लाइफ वहाँ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, लोग भी हैं जो वहाँ पे टूरिज्म की बात चाहते हैं, लोग इन अपना ऑक्यूपेशन के लिए चाहते हैं। तो कुछ लोग, ये माइनॉरिटी, ये जो कुछ लोग हैं, थोड़ा सा समूह है जो कि अपना मिलिटेंट यूज़ करते हैं एक्टिविटीज़, और वो कैसे बाकी सारी कम्युनिटी, बाकी सारे लोगों पे हावी होने दी जा सकती है। और सरकार को इनके खिलाफ भी एक रेस्ट्रेंड रिएक्शन देना पड़ता है, और वही कर रहे हैं। तो इस सब के बीच में लेसर ऑफ द टू इविल किया जा रहा है, और बाकी लोग ना सफ़र करें। कहीं ना कहीं तो हमें नॉर्मलसी पे बढ़ना चाहेगा। अगर ये लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम ना हो, स्कूल बंद हो जाए, स्कूल जल जाए, लोगों में वो पूरा स्टूडेंट्स में एक आक्रोश का माहौल हो जाए, तो और ज़्यादा इसको बढ़ावा देंगे। तो सरकार नॉर्मल उर्मिला जी, क्या वाकई सरकार के सामने कुआं और खाई जैसा विकल्प है? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए, मिलिटेंसी की समस्या अपनी जगह है, लेकिन गवर्नेंस की जो समस्या जम्मू कश्मीर में है वो एक और बड़ी समस्या है। अभी देखिए, इस वक्त जो है ट्रांसफ़र ऑफ वो कैपिटल हो रहा है, मैंने श्रीनगर से राजधानी जो है जम्मू जा रही है, श्रीनगर से बल्कि हट गई है। अब वो बीच में फाइलों का आदान प्रदान, लंबी प्रक्रिया होती है। तो अब घाटी पर जो पहले एक ज़्यादा जोर हो सकता था, टेंशन हो सकती थी, वो और कम हो जाएगी पहले के मुकाबले। अब पूरी घाटी एक तरह से प्रशासनिक जो तंत्र है उससे थोड़ा दूर हो जाएगा। अब मेरे लिए संकट, या हमारे जैसे लोग जो कश्मीर को थोड़ा समझना चाहते हैं, उनके लिए यह है कि कश्मीर घाटी को फिर कंट्रोल ऑफ काउंट कर रहा है आज की तारीख में। दूसरी बात जो कह रहे हैं अग्रवाल साहब, देखिए, आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि कश्मीर की आवाम अगर भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा है तो उसके लिए भी हमें लोकतांत्रिक ढंग से सोचना होगा। 6000 बच्चे डिटेंशन सेंटर में हैं, ये 6000 सारे के सारे कल्प्रिट नहीं हैं, ये सारे के सारे अपराधी नहीं हैं। आप इनको बाहर लाने, इनके पेरेंट, मैं वही बार बार कह रहा हूं कि आपने संवाद की कोई कोशिश की है? पैलेट गन्स के अलावा आपके पास इन बच्चों को एड्रेस करने का क्या मैकेनिज्म है सर? क्या कोई तंत्र है? कोई ऐसी कोशिश आपने की है? मुख्यमंत्री जी हों, मंत्रीगण हों, या जितने लोग हों, आखिर वो किन लोगों से बात कर रहे हैं? क्या जनता उसमें कहीं इन्वॉल्व है? अगर जनता ही इन्वॉल्व नहीं कश्मीर वैली की है तो आप किसको एड्रेस कर रहे हैं? ठीक है, प्रोफेसर चुनाव, ये बताइए, आप भी खुद पढ़ाने का ही काम करते हैं, ऐसे में किस तरह से ये इंश्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों के भविष्य से भी खिलवाड़ ना हो, लेकिन इम्तिहान भी क्या डिले कर देना ये एक कोई सोल्यूशन हो सकता है? खासकर PUCL की रिपोर्ट को मैं दोबारा अंडरलाइन करना चाहूँगी कि उन्होंने भी ये कहा है कि इन तमाम असंतुष्टि और ट्रस्ट फैक्टर, विश्वास की कमी के बावजूद भी सिर्फ डायलॉग, जिसके बारे में उमर जिक्र करें, सिर्फ डायलॉग ही एक वजह है, एक ही सोल्यूशन है। देखिए, जब डायलॉग की लोगों ने पैगाम उठाया, जैसे नॉर्दर्न एरिया कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ने, उसने कहा कि आप सेपरेटिस्ट से बात करो और स्टूडेंट लीडर से बात करो। स्टूडेंट लीडर्स की बात कर मतलब जो स्टोन पेल्टर्स हैं जो श्रीनगर की गली में और वो जगह में है, वो नहीं किया। अच्छा, 6000 स्टूडेंट्स को बंद करने से क्या वो सरकार की तरफ जाएंगे? क्या वो भारत की तरफ जाएंगे? लेकिन वो कह रहे हैं कि पत्थर बरसा रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस से सामना मगर होता, पत्थर बरसा रहे थे, ऐसे में डिटेन मगर उनके पास पत्थर थे और हमारी फौज के पास शॉट गन्स थी। हमने ये भी नहीं कहा कि पैलेट गन्स, शॉट गन्स है, हमने कहा पैलेट गन्स है। और पैलेट गन्स 1987 की इंतिफादा में इजराइल ने हटा दिया, कहा कि ये लीथल वेपन्स है। बातचीत के बिना हम कैसे कहीं पहुंचेंगे? और महबूबा सरकार की ये बात है कि उन्होंने बातचीत इन लोगों से की नहीं है। कितने ज़िले में गई है महबूबा जी? वो अच्छा, वो नहीं गई, वो तो मुख्यमंत्री हर जगह नहीं जा सकती है। उनके मंत्री कितने जगह गए? तो जब तालमेल नहीं है, बातचीत नहीं है, तो ये मामला कैसे हल करेंगे? अंसारी साहब, 30 सेकंड है, लास्ट कमेंट।
पर जैसे मैं पहले कह रहा था कि वहाँ के लोग जो हैं वो जाहिर है कि तालीम के ख़िलाफ़ नहीं है, वो तो ये इस बात को चाहते हैं, लेकिन ये इस मूवमेंट में पूरा यूथ शामिल है और वो ये चाहता है, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो एक डायलॉग के प्रोसेस से वो जो वहाँ के इश्यूज़ हैं उनको पहले से रिजॉल्व करें, और जब ये रिजोल्यूशन होगा तो उसके साथ साथ जाहिर है कि ये एजुकेशन, हेल्थ और टूरिज़्म और तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो शुरू होंगी। तो बड़ा मुद्दा ये है कि जो एजिटेशन इस वक्त वहाँ चल रहा है पिछले 3.5 महीने से, और उसके रिजोल्यूशन के लिए जो बातचीत चल रही है, चाहे वो हुर्रियत से बात करनी है, पाकिस्तान से बात करनी है, या जैसे आपने कहा कि यूथ से बात करनी है, तो ये बातचीत के ज़रिए ही तमाम ये मसलों को ये हल करना होगा। और जब हल होगा तो ये तमाम जो सिस्टम्स हैं, जो गवर्नेंस की जो बात कही है उर्मिलेश जी ने, वो तमाम अपनी स्ट्रीमलाइन होंगी। और सर, तो ये पूरे बात को गवर्नेंस से आपको जोड़ना होगा। मैं आप ही की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं कि देखिए, जो प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन का है, प्राइमरी एजुकेशन का, माध्यमिक शिक्षा का, वो बहुत खतरनाक है। मदरसे और प्राइवेट स्कूल, ये दोनों जो हैं वो मुझे लगता है देश के लिए, कश्मीर के लिए हित में नहीं है। वहां पर कश्मीर में बड़े पैमाने पर सरकारी संरक्षण में, सरकारी संचालन में स्कूली शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, वो बेहतर सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साफ तौर पर इस हद तक स्थिति आ चुकी है कि अब कश्मीर के जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, उन्होंने कहा है कि वो रात में जाकर स्कूलों की देखभाल करेंगे। यानी स्थिति इस हद तक आ चुकी है कि शायद राज्य सरकार भी पूरी तरीके से नियंत्रण में नजर नहीं आ रही है। केंद्र सरकार पता नहीं इस बारे में क्या कर रही है, लेकिन अब ये नंबर आ चुका है कि अब खुद अध्यापक रात में जाकर स्कूलों की रखवाली करेंगे। शायद यही चारा बचा है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।